महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब में ग्रहों का योग, अर्थात किस प्रकार से लाल किताब में शुभ अशुभ योग घटित होता है ग्रहों से मिलकर। भाग 5 में आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में इसी से रिलेटेड भाग 4 में हमने चर्चा की थी। तो बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कृपया वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। सबसे पहले आप प्रथम योग पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बुध व शत्रु ग्रह नंबर 3 या खंड नंबर 7 या खंड नंबर 10 में हो तो 36 वर्ष की आयु में पिता का धन व कारोबार नष्ट हो जाता है। कैसा होगा? कारोबार नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर वर्षफल जन्म कुंडली में शनि खंड नंबर 1 में आ जाए तो बहुत लाभदायक होगा जातक के लिए। और जातक को बने बनाए मकान का सुख मिलता है। अगर वर्षफल जन्म कुंडली में लग्नगत शनिदेव आ जाए वर्षफल जन्म कुंडली में, तो जातक को बने बनाए मकान का सुख होता है, उससे अच्छा फल लाभदायक होगा उसके लिए। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करेंगे नंबर 3। यदि बुध 11वें घर में हो वह मंगल शुक्र देव इकट्ठे या साथी हो रहे हो तो क्या होगा जातक के लिए? जातक गांव का मुखिया व धनी मानी रहता है। संतान पक्ष प्रबल व आयु लंबी होती है। तो यदि आप चाहे तो इन योगों का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करेंगे। यहां पर जन्म कुंडली में खाना नंबर 2, अगर जन्म कुंडली में खान नंबर 2 खाली हो, जन्म कुंडली में खान नंबर 2 खाली हो व खान नंबर 9 में शनि देव विराजमान हो, शनि होने के बावजूद भी क्या होगा? जातक का जीवन दुखी रहता है। ठीक है। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करें। जन्म कुंडली का तीसरा घर खाली हो और बृहस्पति देव चौथे या 10वें घर में मौजूद हो या बैठे हो तो जातक को क्या होगा? 23, 36, 48, 57, 72 और 89 वर्षों में श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। ठीक है। और यह डिसीजन शनि से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट, अगर जन्म कुंडली में खाना नंबर 3 खाली हो और खाना नंबर 11 में शनि देव हो तो शनि को सोया हुआ ग्रह माना जाएगा। तो शनि देव यहाँ किस प्रकार से रहेगा? शनि देव सोया हुआ ग्रह होगा जन्म कुंडली में। और वर्ष फल के अनुसार जब शनिदेव खंड नंबर 1 में आता है तब अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो यदि आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस योग का। और नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर नंबर 7, जब सूर्य या मंगल 10वें घर में हो, दोनों में से या तो सूर्यदेव 10वें घर में या मंगलदेव 10वें घर में हो, वह चंद्रदेव 6ठे घर में आ जाए तब श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। कैसा होगा? तब श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करेंगे। खाना नंबर 2, 6, 8 में, अगर खाना नंबर 2 में, खाना नंबर 6 में, खाना नंबर 8 में शत्रु ग्रह ना हो, अगर इन ग्रहों में शत्रु ग्रह मौजूद ना हो तो अच्छा फल प्रदान होगा, अन्यथा उन ग्रहों का बुरा असर जातक पर पड़ता है। कैसा असर पड़ेगा जातक पर? बुरा असर जातक पर पड़ेगा। ठीक है। ये योग हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करेंगे नंबर 9। राहु या केतु उच्च के घरों में बैठे हो, राहु देव या केतु देव उच्च के घरों में बैठे हो तो जातक पर प्रभाव अधिक श्रेष्ठ रहता है। जैसे मान लीजिए कि राहु खंड नंबर 3 या खंड नंबर 6 में हो, ठीक है, और केतुदेव 9 से 12 घरों के अंदर मौजूद हो तो जातक का जीवन कैसा होगा? सुखी रहेगा, धनवान और सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होगा। ठीक है। खंड नंबर 2 में शनि के शत्रु ग्रह मौजूद ना हो, खंड नंबर 2 में शनि देव के शत्रु ग्रह मौजूद ना हो व खंड नंबर 12 में शनि देव मौजूद हो, शनिदेव विराजमान हो तो जातक का जीवन आराम से बीतता है। कैसा बीतेगा जातक का जीवन व्यतीत? कैसे होगा? सुख में,
ठीक है, तो सुखमय जीवन जातक का व्यतीत होगा। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नंबर 11, अगर लग्न में राहु हो व सातवें घरों में शुक्रदेव हो तो जातक धनी होता है। लेकिन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सातवें घर में शुक्रदेव विराजमान, लग्न में राहु, तो ठीक राहु की जो ठीक सातवीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, 100% दृष्टि सातवें भाव को डालेगी। तो वहां पे स्त्री को हमेशा कष्ट में रहती है, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट राहु नेगेटिव रिजल्ट ऊर्जा 100% डालेगा। ठीक है, नोट, राहु की समय अवधि में सभी घरों में सूर्य का प्रभाव निम्न अनुसार होगा। किस प्रकार से होगा, अग्रलिखित अनुसार इसका प्रभाव राहु का रिजल्ट इस प्रकार से रहेगा। जैसे यदि आप चाहे तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लग्न में हो तो व्यर्थ का झगड़ा, अगर लग्न में राहु देव विराजमान हो, ठीक है, और कंडीशन या सूर्य भी हो मौजूद, तो क्या होगा कंडीशन, व्यर्थ का झगड़ा होगा बेसमय। ठीक है, अगर दूसरे घर में सूर्य की मौजूदगी हो और लग्न में राहु देव विराजमान हो तो धर्म के विरुद्ध आचरण और ससुराल व मंदिर दोनों का अपमान होगा। क्योंकि क्योंकि लग्न भाव में राहु देव बैठा हुआ है, क्योंकि लग्न का कारक स्वामी कौन बनता है, पक्का घर किसका है, सूर्यदेव का। अब सूर्यदेव जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव को भी खराब करेगा, सूर्य का जो अपना पक्का घर होता है उस घर को भी खराब करेगा। तो ऐसी कंडीशन लग्न में राहु और दूसरे में सूर्य हो तो यही कंडीशन क्रिएट करेगा कि दूसरे घर में हो तो धर्म विरुद्ध आचरण होगा, ससुराल व मंदिर दोनों का अपमान होगा, क्योंकि लग्न में राहु ने उसे ग्रहण, अब जहां भी सूर्य बैठेगा उस भाव को ग्रहण लगा देगा। ठीक है, नेक्स्ट, तीसरे घर में हो तो भाई बंधुओं पर संकट मंडराएगा। ठीक है, नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करें नंबर 15, चौथे घर में हो सूर्यदेव और लग्न में राहु देव विराजमान हो तो नन्निहाल में कष्ट होगा और अपनी कमाई में रुकावटें पैदा करेगा। खाना नंबर 5 में हो तो क्या होगा, नालायक ही सही जातक संतान अवश्य होती, जातक के नालायक पैदा होगी लेकिन जातक के संतान अवश्य होगी। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करेंगे, छठे घर में हो तो पुत्र पुत्रियों के संबंधियों की ओर से व्यर्थ का दोषारोपण होगा। ठीक है, दोष लगेगा किसी न किसी प्रकार से। और खंड नंबर 7 में हो तो गृहस्थी व न्याय संबंधित स्थिति खराब होगी। ठीक है, खंड नंबर 7 में हो तो गृहस्थी जीवन भी खराब होगा और न्याय संबंधित भी अपमान होगा उसका। ठीक है, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कि खंड नंबर 8वें घर में हो तो बिना कारण धन खर्च होगा, व्यय होगा, बिना कारण धन का व्यय होगा। और 9वें घर में हो तो न केवल अपने धर्म के विरुद्ध बल्कि घर में पूर्वजों के खिलाफ अर्थात विरुद्ध स्थापित पूजा स्थान को नष्ट कर देता है। यानी खंड नंबर 9 में अगर सूर्यदेव मौजूद हो और लग्न में राहु देव मौजूद हो तो धर्म के विरुद्ध कार्य करेगा वो, बल्कि घर में जो पूर्वजों के विरुद्ध वो क्या होगा, स्थापित पूजा स्थान को नष्ट कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये योग भी इस प्रकार से घटित होता है। इन योगों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट योग है। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करेंगे नंबर 21। तो यहां पर देखेंगे घर में हो तो अविश्वास का जीवन और 11वें घर में हो तो अभिमानी और न्याय व्यक्तियों को भी नष्ट करे। ठीक है, उसको भी नष्ट करता है। और 12वें घर में हो तो रात को शयन कक्ष में कोई ना कोई विवाद खड़ा होगा, शयन कक्ष में। तो इस प्रकार से आज हमने 23 योगों पर चर्चा की। पिछले वीडियो में हमने भाग 4 पर भी चर्चा की। तो इसी प्रकार से आज इन योगों पर लाल किताब के अनुसार जन्म कुंडली में ग्रहों का शुभ अशुभ योग किस प्रकार से घटित होगा, इस टॉपिक पर आज हमने चर्चा की। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी से रिलेटेड भाग 6 पर चर्चा करेंगे।
तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय मित्रों।